हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से विभिन्न महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो एनटीपीसी के लिए शुरू की जा रही है। 100 प्रश्नों की या प्रश्न जो 100 प्रश्न होंगे वह आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपको पता है कि एनटीपीसी जो पेपर हो ही रहा है, एनटीपीसी का पेपर हो ही रहा है और जल्द ही ग्रुप डी का भी डेट आ गया है। अब ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी वह अप्रैल से जून तक होने वाली है। अप्रैल से जून तक की डेट आ गई है। अप्रैल से जून तक ग्रुप डी की परीक्षा होगी। अभी फेस 1 का एनटीपीसी हो रहा है, फिर फेस 2 में आपका होगा पेपर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम आपकी लगा है, देखते रहिए और इसी में कोई ना कोई आप एग्ज़ाम निकाल लीजिए जिससे आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो दोस्तों, आपको कठिन संघर्ष करना है, इसके लिए को लगातार संघर्ष करते रहना है। आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते रहिए, खाते रहिए, मौज करते रहिए। देखते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी के लिए महामैराथन होगा। तो यहाँ पर हम आपको लेंगे, जो प्रश्न होगा वह एमसीक्यू होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है, किस सरकार ने मुफ्त सरकार अभियान लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड, उड़ीसा। तो लॉन्च किया है उड़ीसा ने मुफ्त सरकार अभियान। तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है मुफ्त सरकार अभियान। इसके बारे में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेगा, जो उत्तर होगा उसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, उससे रिलेटेड जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो आपको बोर नहीं होना है, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो आप छोड़कर भाग जाएं। बोर नहीं होना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे मेहनत से लिखा है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने गांधी जयंती के अवसर पर मुफ्त सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं दी जाएंगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। तो मुफ्त सरकार का जो मकसद है वह है फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग देना, काम करवाने के लिए फीडबैक ली जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन और सी है रॉटरडैम सम्मेलन, डी है बेसल सम्मेलन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वह है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित प्रजातियां, वन्य प्रजातियां, और सी है मानव जाति गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है सी है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान के लिए शुरू किया गया है मैट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण के खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और इस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो ए है क्लोमोगाल रुग्णता, और नेक्स्ट है बी है प्रगतिशील विषाद फाइब्रोसिस, और सी है मेसोथेलियोमा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो नेक्स्ट है ए वाला है आपका इसमें सही है। क्लोमोगाला रुग्णता जो है इससे होता है, बीमारी होता है कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को।
मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है, इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। तो ये आपकी बीमारी होती है कोयले की खान में करने वाले मजदूर बेचारों को। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अदम्य साहस दिखाने वाले को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जो पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले लोगों को। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बताना है कि दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है। ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है पंजाब। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर है बारहसिंघा। तो दाचीगम में जो मुख्य जानवर है वह है बारहसिंघा। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के जो अन्य उद्यान हैं उनसे। तो जम्मू कश्मीर के जो अन्य उद्यान हैं उसमें है हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। यह करंट में भी है, जम्मू कश्मीर चर्चा में है। तो आपको जम्मू कश्मीर से जानकारियाँ खास करके ध्यान रखना है कि और नेक्स्ट है इसमें सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और एक है गुलमर्ग अभ्यारण्य और काराकोरम लिम्बर नंदनी अभ्यारण्य। तो आपको केवल इसमें दाचीगम याद रखना है और हेमिस हाई और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान याद करना है। बस केवल 3 में ही आपको काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ए है सीवर्थ और बी है डाप्सन इकाई और सी है मिल्सन इकाई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है बी, डाप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डाप्सन ने किया। इन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है, डाप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होता है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वह है सी, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है।
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची में जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जलवाष्प, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है सल्फर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है? जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के लिए बारे में है? तो यहाँ पर कार्टाजेना जो जेना प्रोटोकॉल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ए है नाभिकीय कचरा, बी है आक्रामक विदेशी प्रजातियां, सी है संशोधित जीवित जीव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है संशोधित जीवित जीव LMO। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह संशोधित जीवित जीव LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है? 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ और संशोधित जीवित जीव सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? ए है जानवर, इसमें बी है पेड़, सी है फुंगी, इसमें ए केवल एक और दो केवल दो और डी है ये तीनों। तो इसमें ये तीनों है। जानवरों के लिए भी रेड डाटा बुक जारी किया जाता है लिस्ट, पेड़ों की और फुंगी की भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है तीनों है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। हर रेड डाटा बुक में जानवर, वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं सही है। तो सी है, इसमें आपका दोनों सही है। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए और हर क्षेत्र में प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो डायवर्सिटी के रूप में, हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने का लक्षण दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दों को सही संबंधित नहीं है? 1987 का मॉन्ट्रियल, कनाडा में मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों का है। 1979 में बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए और 1989 का बासेल सम्मेलन जो ट्रांसबाउंडरी आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन करता है। 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है सी वाला। 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांसबाउंडरी आंदोलन और पारगमन, हैंडलिंग और
रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग को विनियमित करता है। तो इसमें यही सही नहीं है। पूछा था कौन सही नहीं है। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलनों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बासिल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो बासिल कन्वेंशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है पर्यावरण के मुद्दे पर, जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे को आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था बासिल सम्मेलन, बासिल कन्वेंशन। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं? RK पचौरी, वंदना शिव, माधव गाडगिल, प्रदीप कृष्णन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है माधव गाडगिल हैं पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है। तो इसे गाडगिल समिति कहा जाता है, ये संविधान का नहीं है गाडगिल समिति। तो चलिए आप बताइए कि गाडगिल समिति का संबंध किससे है राजनीति विज्ञान में? भारतीय संविधान। चलिए हम बता देते हैं, गाडगिल समिति का जो संबंध है वह है पंचायती राज व्यवस्था से। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? ए है नीलगिरी, बी है दिहांग दिबांग, सी है नोकरेक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कर दिया है, नीलगिरी से है शेर की पूंछ वाला मकाक वन्यजीव रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह दुर्लभ प्रजाति है। भारतीय जलीय निकायों में एक रोशनी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधों को अमेरिका में पेश किया गया। उसका नाम क्या है? नागफनी, एगिओप्स ओल्प्स, जलकुंभी, प्रिस्टिया। तो एगिओप्स नाम है उसका, जो भारतीय जल निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए जलीय पौधों को अमेरिका से पेश किया गया। देखते हैं 17वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और सी है इमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है बी डिनाइट्राइफिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेट्स को मुक्त हाइड्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचकांक है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वह है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचकांक काई है। ये आपका राइट आंसर है काई। नेक्स्ट है 19वां, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नावेना के बीच संबंध है? सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, आद्य सहयोग। तो सहजीवी संबंध है अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नावेना के बीच में। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नावेना परस्पर सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा घोंघा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी खंबात की खाड़ी है, मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। भारत में मूंगा चट्टान की 4 जगह हैं। ये है, पहला है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा है कच्छ की खाड़ी।
नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो कतर है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश। इसमें आपको व्याख्या देखते हैं नोट्स। कतर दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक 2020 में अमेरिका है 14% के साथ। भारत द्वारा उठाए गए कदम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2000 NAPC डबल को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन में से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना, 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिए उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे। तो एक है किक्रो और जो कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में कार्बन उत्सर्जन पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। और शोध के अनुसार वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2020 में 4.2 से 7.5 कमी होने का अनुमान है। अगर कार्बन उत्सर्जन में होने वाले गिरावट का सापेक्ष रूप से अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार उत्सर्जन गिरावट द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व में हुई थी, इससे ज़्यादा की गिरावट। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। सी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से, तो आपका डी है जो इसमें सही है, कथन सही है। तो डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीले पदार्थ प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, ये भी गलत है। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, ये भी गलत है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। कि मतलब ये सत्य हैं यार, क्या बताएं हम, ये तो सही है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, आर्थर टांसले, अर्नेस्ट हैकल। तो इसमें आपका राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकल हैं इकोलॉजी शब्द परिभाषित करने वाले। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने की है। इकोटेन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ये प्रजातियां किस्टोन प्रजातियां, एंडेमिक प्रजातियां, फोस्टर प्रजातियां। तो ये है आपका राइट आंसर ये प्रजातियां। दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटेन कहलाता है।
टोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं एज प्रजातियां। नेक्स्ट है 26वां, साइनोबेरियम सारस किस नेशनल पार्क में आता है? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, और बी है मानस नेशनल पार्क और असम में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। आपको इसमें बताना है कि कहाँ पर है साइनोबेरियम सारस नेशनल पार्क। तो साइनोबेरियम सारस नेशनल पार्क कहाँ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो यह है केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क में। और अब हम देखते हैं साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है और यहाँ पर जो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किमी है और इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था विश्व धरोहर में, यूनेस्को में। यूनेस्को का जो पूरा नाम है आपको हम बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका पूरा नाम। और आपको अगर हम अन्य जीव अभयारण्य की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने असम से बताया था, तो असम कहाँ है? असम में है मानस नेशनल पार्क। तो असम में जो और अन्य नेशनल पार्क हैं उनका नाम हम बता देते हैं आपको, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, यह भी आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। एक है मानस यहाँ पर जो मानस है, मानस नेशनल पार्क यहाँ पर है ही है। और देखेंगे तो इसमें सोनाई रूपा अभ्यारण्य भी है। बहरहाल आप मानस और काजीरंगा याद कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो राजस्थान में है एक केवलादेव नेशनल पार्क। जो केवलादेव नेशनल पार्क है वह साइबेरियन सारस के लिए माना जाता है। उसमें आते हैं साइबेरियन सारस। अब अगर हम और देखें जो राजस्थान में है, तो राजस्थान के लिए हम और आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से हैं नेशनल पार्क। बता देते हैं आपको, ये पर हैं रणथंभौर, आधामा रहेगा फिर भाव रहेगा, रणथंभौर। एक है सरिस्का, और एक है रणथंभौर और सरिस्का के साथ है इसमें केवलादेव, ये है ही है। और केवलादेव के अलावा है, केवलादेव को घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है, घाना राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है, माउंट आबू है, नेशनल घड़ियाल अभ्यारण्य है, रामगढ़ अभ्यारण्य है और वन विहार अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। अब हम अगर उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। दुधवा के अलावा जो अन्य है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य,
चंद्रप्रभा अभयारण्य, और इसमें एक है नेशनल चंबल अभयारण्य। तो चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल आपको याद रखना है। फिर एक है जिम नेशनल पार्क। जिम नेशनल है उत्तराखंड में, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बस इसमें इतने ही याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है चट्टाने के कितने प्रकार होते हैं। तो चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? 1 2 3 4। तो चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल। आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित या कायांतरित शैल। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं। अर्थ आवर किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, WWE, संयुक्त राष्ट्र संघ, आयुसीएन। तो अर्थ बनाया जाता है WWF के द्वारा। अर्थ आवर WWF द्वारा बनाया जाता है। इसके 5 बिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस AE नायडू, जस्टिस लोकेश्वर, जस्टिस मार्कंडेय कटजू, इनमें से कोई नहीं। तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह थे। जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। NGT की स्थापना 2010 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुशिष्ट संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ये है पौधों की बहुशिष्ट संस्कृति। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इसमें यहाँ पर हमने सब क्वेश्चन कराने का आपको वादा किया है, तो 2 पार्ट में देने का प्रयास करेंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।